नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव सिंह है। मैं पीवीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर मड़वाडी वाराणसी में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आज आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने में गठिया के रोग के बारे में अवगत कराऊंगा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आमतौर पे ये ओल्डर इंडिविजुअल्स यानी जिनकी उम्र ज़्यादा है, 40 के ऊपर, 50 साल के ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस औरतों में ज़्यादा आमतौर पे देखी जाती है, ओवरवेट लोगों में देखी जाती है, जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, उनमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने का गठिया ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ प्रोफेशन हैं, जैसे कि जिसमें स्क्वाटिंग इन्वॉल्व है, जिसमें कि बैठ के बहुत देर तक काम करना इन्वॉल्व है, जैसे कि टेलर लोग हैं, बहुत देर तक पलथी मार के बैठे रहते हैं और काम करते हैं और लंबे अंतराल तक स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना। ऐसे प्रोफेशंस में घुटने का गठिया होना एक आम बात है, सामान्य है। इसके साथ साथ जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, बोझा ढोते हैं, भारी वजन उठाते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, इनमें भी घुटने के गठिया आमतौर पर देखा जाता है। एथलीट्स में भी घुटने का गठिया देखा जाता है यदि उनको कोई लिगामेंट इंजरी हुई। यदि आपको घुटने में कोई लिगामेंट की इंजरी हुई है और आपने इसका अच्छी तरह से उपचार नहीं कराया है, ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ये बाद में जाके घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में परिवर्तित हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आपका एक्टिविटी लेवल कम है, यदि आप कम व्यायाम करते हैं, आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, यदि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप ज़्यादा एरोबिक्स नहीं करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, घुटना आपका कमजोर है, तो भी घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन। यदि आप खान पान आपका पुअर है, और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग का एजुकेशन लेवल लो है, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें भी घुटने का गठिया ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ घुटने का गठिया उन लोगों में भी देखा जाता है जिनको कोई नी इंजरी हुई है, जैसे कि अगर यदि आपके कभी हड्डी टूटी हो, जंघे की हड्डी टूटी हो, या फिर आदमी पैर की हड्डी टूटी हो, लेग्स की हड्डी टूटी हो, या घुटने में कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हुई हो, तो भी घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना होती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली आदमियों में 40 साल की उम्र के बाद देखा जाता है और औरतों में मेनोपॉज के अराउंड, जब उनका मासिक बंद होता है, इस अराउंड औरतों में घुटने का गठिया चालू होता है। आदमियों में 40 साल की उम्र के बाद और औरतों में मेनोपॉज के बाद। इसके इनिशियल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। कभी एपिसोडिक पेन होगा, कभी कभी दर्द होगा, और रेस्ट के साथ एक्टिविटी होगी तब दर्द होगा। जब आप कोई काम करेंगे तब दर्द होगा, या कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, ज़्यादा चल लिए तो घुटने में दर्द चालू हो जाएगा, और जब आराम करेंगे तो घुटने में आराम मिल जाता है। ये इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जैसे जैसे घुटने का गठिया बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, तब आपको रेस्ट पेन भी होना चालू हो जाता है, यानी कि जब आप आराम कर रहे हैं तब भी घुटने में दर्द हो रहा है। आपको नाइट पेन्स होते हैं, मतलब जब आप सोने जाते हैं तब आपको रात में घुटने में दर्द चालू हो जाता है, और इसकी वजह से कई लोग की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो रात में सो नहीं पाते हैं। और ये बीमारी बढ़ने के ये संकेत हैं, और इन संकेत को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जब बीमारी और बढ़ती है तो आपको मॉर्निंग स्टिफनेस चालू हो जाती है। आप सुबह उठेंगे और आपका घुटना जकड़ा रहेगा, जकड़न रहेगी घुटने में, जो कि कभी कभी आधे घंटे, 1 घंटे तक कंटिन्यूड रहती है। जब आप थोड़ा एक्टिविटी करते हैं तो जकड़न खत्म होती है। डे टाइम में आपको आराम रहता है, रात में आपका घुटने में दर्द पड़ जाता है, और सुबह जकड़न के साथ आप सो के उठते हैं। तो ये सब बीमारी बढ़ने के लक्षण है, घुटने का जो गठिया है उसके बढ़ने के लक्षण है। जब घुटने का जो एकदम एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एडवांस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब घुटने के गठिया का रोग जब बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं, तब आपको 24 घंटे दर्द होगा। ऐसे पेशेंट्स कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इनको डिप्रेशन होने लगता है, इनकी लाइफस्टाइल टोटली ऑब्लिटरेट हो जाती है, बहुत ही परिवर्तन हो जाता है लाइफस्टाइल में, इनकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, ये अपनी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अपनी सोशल लाइफ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, ये बेड बाउंड हो जाते हैं, या एक ही कमरे में ज्यादातर अपना समय बिताते हैं, चलना अवॉइड करते हैं, और इनके नींद में भी समस्या आती है, इनको डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। यह एक तनावपूर्ण कंडीशन है, और इसके लिए आपको परामर्श लेना अति आवश्यक है। तो आप अपने परिवार में, या आप अपने किसी सहयोगी को, किसी मित्र को इससे जूझते हुए देख रहे हो, या अपने किसी परिवार के मेंबर हो, या आप खुद अगर इस बीमारी से जूझ रहे हो, तो आप इसके लिए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाके परामर्श लीजिए। इसमें सबसे पहले जब आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो आपकी केयरफुल हिस्ट्री लेगा। वो आपके इतिहास, जो बीमारी का इतिहास है, उसको जानने की कोशिश करेगा कि क्या कभी कोई चोट तो नहीं लगी, क्या नी में कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, या आपका वेट कितना है, क्या आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या आप व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट है। जब आप हिस्ट्री दे देंगे,
हिस्ट्री देने के बाद डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली देखा जाता है कि टेंडरनेस है कि नहीं है, घुटने पे, छूने पे या दबाने पे घुटना दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन कितना है, मतलब घुटना कितना बेंड हो रहा है। आमतौर पे जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो 0 to 130 to 140 डिग्री होता है घुटने में, और जब घुटने में गठिया होता है या घुटने में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, घुटना मोड़ने में दर्द होता है, घुटने में जकड़न होती है। जब बहुत एडवांस ये डिजीज होती है तो क्रेपिटस भी होता है। क्रेपिटस माने कि आपके घुटने से आवाज आती है। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, घुटने में वार्मथ आ जाएगी, घुटने का जो स्किन होगा वो वार्म होगा। ये सब एडवांस इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। तो ये सारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पार्ट हैं। इन सारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा वो आपका एक्सरे कराना उचित समझेगा। एक्सरे कई लोग नहीं भी कराते हैं। अगर डिजीज इनिशियल स्टेज में है, क्लिनिकली हमको समझ में आ रहा है इनिशियल स्टेज में डिजीज है और ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है तो एक्सरे नहीं कराते हैं। परंतु यदि अगर ऐसा लगे कि नहीं डिजीज एडवांस स्टेज में है और हमको ग्रेडिंग करनी है डिजीज की तो हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड पता चलता है और डिफॉर्मिटी का लेवल पता चलता है और बीमारी की कितनी गंभीरता है वो पता चलती है। ग्रेडिंग के हिसाब से चिकित्सा होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी यानी कि घुटने का जो गठिया है उसके 4 ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड 1, 2 और 3 का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है, पर जो ग्रेड 4 है उसके लिए सर्जरी आवश्यक हो जाती है। तो ये ग्रेडिंग एक्सरे फीचर्स के ऊपर आधार पे होती है। जो एक्सरे फीचर्स होते हैं, एक्सरे फीचर्स में कई सारी चीजें होती हैं। ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस दिखती है, आपको सबकॉन्ड्रल सिस्ट दिखेगा और इसके साथ साथ आपको नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस दिखेगा। जो आपके घुटने के बीच में जो स्पेस है उसकी नैरोइंग हो जाती है, उसमें आप उसका स्पेस कम हो जाता है और ये यूजुअली घुटने के अंदर की ओर देखा जाता है। मीडियल जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, अंदर की ओर आपके घुटने का स्पेस कम हो जाएगा। जो घुटने की 2 हड्डियां हैं, जो जंघे की हड्डी है और जो पैर की हड्डी है वो आपस में सटने लगती है। जो ग्रेड 4 आर्थराइटिस होता है उसमें कार्टिलेज करीब करीब खत्म हो चुका होता है और दोनों घुटने की हड्डियां जो होती है वो सट चुकी होती है और आपस में घिस रही होती है। तो ये सारे ग्रेड्स हैं घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इसके साथ साथ एडवांस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेरस डिफॉर्मिटी भी कॉमनली देखी जाती है। वेरस डिफॉर्मिटी मतलब जो आपका घुटने से जो डिस्टल जो पोर्शन है, जो लेग का पोर्शन है वो अंदर की ओर बेल्ट हो जाता है, घुटना अंदर की ओर मुड़ना चालू हो जाता है क्योंकि मीडियल जॉइंट स्पेस नैरोइंग है और घुटना जो है वो आपका टेढ़ा होने लगता है, अंदर की ओर मुड़ने लगता है। तो ये इसको वेरस डिफॉर्मिटी ऑफ नी बोलते हैं और ये सारे फीचर्स आपके क्लिनिकल भी पता चलते हैं और आपको एक्सरे पे भी सारे फीचर्स आते हैं। यूजुअली कोई ऐसा ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे कि घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस हो, पर कई बार मरीजों में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जैसे यदि आप शुगर के मरीज हैं या आपका न्यूट्रिशन पुअर है, आपके खून की कमी है तो डॉक्टर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन दे सकते हैं, परंतु यूजुअली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का ज्यादा रोल नहीं होता है घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस में। एक बार जब आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो गई, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे के बाद, उसके बाद हम ग्रेड डिसाइड करते हैं और ग्रेड के हिसाब से चिकित्सा होती है। जो ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें यूजुअली हम मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल देते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल होता है और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, बोन हेल्थ, कार्टिलेज हेल्थ। जो घुटने का कार्टिलेज होता है, जो घुटने की जो हड्डी होती है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, उसके हेल्थ में। तो इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट का न्यूट्रिशन इंप्रूव करते हैं। आपको हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है और इस न्यूट्रिशन के साथ साथ हम एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये डिजीज प्रोग्रेशन को रोकने में। जब एक बार किसी घुटने में गठिया का रोग स्थापित हो जाता है, जब गठिया का रोग हो जाता है तो बहुत अलग अलग लोगों में अलग अलग तेजी से ये रोग आगे बढ़ता है। कुछ लोगों में ये रोग धीरे आगे बढ़ता है, कुछ लोगों में बहुत तेजी से घुटना खराब होता है और ये बहुत तेजी से रोग आगे बढ़ता है। इस प्रोग्रेशन को रोकने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेना और व्यायाम करना अति आवश्यक है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं। कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जो आपकी एरोबिक स्टेमिना बढ़ाएं, जैसे कि आपके चलने की दूरी बढ़ा दें या आपकी साइकिलिंग की दूरी बढ़ा दें। जो समय आप साइकिलिंग करते हैं वो बढ़ा दें या आपकी ट्रेडमिल के जो जितने ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेडमिल करते हैं वो ट्रेडमिल का ड्यूरेशन बढ़ा दें। ये सारे एक्टिविटीज आपकी एरोबिक स्टेमिना बढ़ाता है। तो व्यायाम एरोबिक स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, प्लस स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी व्यायाम किया जाता है। इसके लिए आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं और भी कई सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। यदि आपका क्वाड्रिसेप मैकेनिज्म, क्वाड्रिसेप जंघे की एक मसल होती है, यदि आपकी क्वाड्रिसेप में अगर स्ट्रेंथ है तो ये माना जाता है कि जो नी का फंक्शन है वो अच्छा रहेगा। तो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कराई जाती हैं। इसके साथ साथ हम बॉडी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स भी कराते हैं जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे, आपके फॉल्स कम हो, इंजरीज कम हो। कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जो बॉडी का बैलेंस इंप्रूव करते हैं, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव करते हैं जिससे कि मरीज के गिरने की संभावना कम हो और कम गिरने से उसको चोट कम आए और गठिया जो है वो प्रोग्रेस ना करे। ये हो गया व्यायाम।
इसके बाद अगर ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में व्यायाम का रोल है, न्यूट्रिशन का रोल है, इसके बाद भी अगर मरीज को समस्या होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी यदि मरीज कंप्लेन करता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है या मुझे दर्द हो रहा है या मेरी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम इसके साथ साथ दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ अनेक प्रकार की होती हैं, लोशन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, और ये सारा मरीज की पूरी ओवरऑल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एक्सरे और उसकी लाइफस्टाइल और उसकी डिमांड को देखते हुए चिकित्सा बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से प्लान की जाती है। ये चिकित्सा आप खुद से नहीं ले सकते हैं, ये चिकित्सा आप गूगल आर्टिकल्स पढ़ के नहीं ले सकते हैं, मैगजीन पढ़ के नहीं ले सकते हैं। इस चिकित्सा को लेने के लिए आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लेना होगा। मेरा ये सुझाव है आपको, यदि आप अपने किसी नियर एंड डियर, किसी फैमिली मेंबर, किसी मित्र को घुटने के गठिया से स्ट्रगल करते हुए, परेशान होते हुए देख रहे हैं, तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लीजिए और परामर्श लेने के बाद अपना एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्यायाम और प्लस अगर मिनिमम जो भी सप्लीमेंट्स और ड्रग्स लेने हैं, दवाइयां लेनी है, उसके साथ साथ अपने आप घुटने के हेल्थ का ध्यान दें और उसका ख्याल रखें। जो हमारा प्राइमरी गोल होता है ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि नी जितना डैमेज हो गया है हम उसको प्रोग्रेशन को रोकें, हम डैमेज को रोकें और डैमेज होने से रोकें। ये हमारा प्राइमरी गोल होता है ट्रीटमेंट का, और ये यूजुअली ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में इस गोल के साथ हम चिकित्सा करते हैं कि प्रोग्रेशन और ना हो। और यदि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है और पेशेंट कंप्लीटली डेबिलिटेटेड है और उसका पूरा लाइफस्टाइल इफेक्ट हो चुका है, उसकी मोबिलिटी इफेक्ट हो चुकी है, उसके घुटने टेढ़े हो रहे हैं, वो अब बिल्कुल भी डिप्रेशन में रह रहा है, उसकी पूरी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है और वो हमेशा दर्द में रह रहा है और दुखी रह रहा है, उस केस में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको कि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट ही बोलते हैं, उस सर्जरी का रोल आ जाता है और उसको कराने में भी कोई हानि नहीं है। पर पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स जो कि TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए एक उचित कैंडिडेट है, उनको चूज करना, उनको पहचानना और उनको सही सलाह देना, ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का बहुत ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में देते हैं और स्पेशली पेशेंट जिनका डिमांड है, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं, उनमें टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। ये ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए किया जाता है। तो अपने नी के गठिया को आप इग्नोर ना करें। आप किसी दवाई के दुकान पे जाके एक लोशन लेके उससे काम चला लेते हैं, दवाई खा के काम चला लेते हैं, ये अप्रोच बिल्कुल भी गलत है। अगर जो लोग ग्रेड 1, 2 और 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी से जूझ रहे हैं, उनको डिजीज प्रोग्रेशन रोकना है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं और इसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट। और जो लोग ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के साथ जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट करना है और उसके साथ साथ अपनी लाइफ जीवन शैली को इंप्रूव करना है, व्यायाम करना है। तो ये सारे मुख्य धाराएं हैं जिसको दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन घुटने की गठिया का चिकित्सा करता है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की चिकित्सा करता है। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको फॉलो करें, और अगर यदि आप मेरे पास आसपास कहीं रहते हैं तो मुझसे आके आप परामर्श भी ले सकते हैं। धन्यवाद।